हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे कोडिंग। तो हम लोग अपने हैकिंग के कोर्स पे वापस से लौट आते हैं और ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके उसको आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलो अब लेक्चर 2 करते हैं। तो लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सबको कुछ लेक्चर 1 के बारे में बता दूँ जो मैं पढ़ाया था। वहाँ मैंने हैक वैल्यू, जीरो डे अटैक, वर्नेबिलिटी, डेसिंग चेनिंग, एक्सप्लॉइट, डॉक्सिंग, पेलोड एंड बॉट, ये सभी टर्म को अच्छे से समझा दिया था और ये सब टर्म आगे मैं यूज करने वाला हूँ। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग लेक्चर नंबर 1 और 2 को सीरीज वाइज फॉलो करें, तो आप लोग बहुत अच्छे समझ पाओगे। ठीक है, मैं लेक्चर 2 स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमारा लेक्चर 2 है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, CIA मॉडल क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग इसमें CIA मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 3 टर्म इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। आगे भी 2 टर्म आएंगे जिसके बारे में आप लोग को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को ये 3 टर्म अच्छे से समझा देता हूँ। ये तीनों टर्म इम्पॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एलिमेंट है, इसलिए इन्हें हमें पढ़ना होगा। तो आओ सबसे पहले हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में समझते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता क्या है। द टर्म कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स प्रिजर्विंग ऑथराइज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस एंड डिस्क्लोजर। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल देखिए। समझो कि मेरा एक फ़ोन है, फ़ोन ले लो या फिर टैबलेट ले लो। इस फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर में कुछ इंफॉर्मेशन है। इस मेरे फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर है और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, और मैं चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर केवल मेरा एक फ्रेंड ओपन कर पाए। मानो कोई एक फ्रेंड है जिसका नाम राहुल है, मेरे फ्रेंड का नाम, और मैं चाहता हूँ कि केवल राहुल इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर पाए और इसके डेटा को देख पाए। तो इसको कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। कोई और एक्सेस ना कर पाए मेरे सॉफ्टवेयर को या फिर मेरे डेटा को, और केवल कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन या 1-2 लोग जिसको मैं चाहूँगा वो एक्सेस कर पाए। तो उस डेटा को हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं और इस पूरे टर्म को कॉन्फिडेंशियल बोल देंगे। समझ गए कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है। द टर्म इंटीग्रिटी मीन्स गार्डिंग अगेंस्ट इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लो 3 आदमी हैं, ये पहला, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। ए मैं हूँ, बी कोई और पर्सन है, राहुल को ही ले लेते हैं, और सी आप लोग हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो हूँ वो अपना इंफॉर्मेशन या कुछ कोड है जो मैं डायरेक्ट आपको दूँ। मैं चाहता हूँ कि मानो कोई पासवर्ड है, जो पासवर्ड ले लो XYZAB@123। ये पासवर्ड है और मैं चाहता हूँ कि ये पासवर्ड मैं A से C तक पहुँचाऊँ। तो ये पासवर्ड मुझे लेकिन बी को दे के भेजना है। मतलब सबसे पहले मुझे बी को भेजना है और फिर बी आपको सी को भेजेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये बी से पास होते हुए सी के पास जाए। तो मानो कि पहला पासवर्ड बी को मिला, फिर बी पासवर्ड सी को दिया। सी के पास अगर सेम पासवर्ड, यही पासवर्ड अगर मिल गया, तो हम लोग बोलेंगे कि इस पासवर्ड की इंटीग्रिटी रह गया। अगर मानो मैंने पासवर्ड दिया था XYZAB@123, लेकिन सी को जो पासवर्ड मिल रहा है वो XMNO@123, चेंज पासवर्ड मिल गया। तो पासवर्ड तो करेक्ट नहीं गया, तो मतलब जो डेटा मैंने भेजा था उसका इंटीग्रिटी खत्म हो गया, उसका इंटीग्रिटी नहीं रहा। तो इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल पासवर्ड जो है वही पासवर्ड रहे, उसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन या मॉडिफिकेशन ना हो, उसको बोलेंगे इंटीग्रिटी। समझिए, इंटीग्रिटी मैंने बता दिया अच्छे से। ओके, तो अब मैं बताता हूँ अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी को समझते हैं यार। अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है। It means that system and data are available to individuals when they need it under any circumstance, including power outage or natural disaster. इसका मतलब सिंपली ये होता है कि मानो कि मुझे एक वेबसाइट पे एक फॉर्म सबमिट करना है। ओके, तो एक वेबसाइट है मेरे लैपटॉप में,
वेबसाइट का नाम कुछ भी यार xyz.com, कोई वेबसाइट है xyz.com, उस पर मुझे अपना एक फॉर्म सबमिट करना है और इसका टाइमलाइन है आज 5 बजे। ओके, तो फिर क्या हुआ कि 5 बजे के बाद अगर मैं सबमिट करूँगा फाइल को, तो वो फाइल मतलब फॉर्म सबमिट करूँगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसका मतलब जब उसका अवेलेबिलिटी था उससे पहले हमें सबमिट करना था। तो अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स, उस सोर्स को अवेलेबल होना चाहिए उस काम से पहले, समझे, कि हमें जब चाहिए तभी वो मिलेगा, तो उसका अवेलेबिलिटी हमारे लिए महत्व रखेगा। और ये रियल लाइफ में पॉसिबल होता है यार, क्योंकि जो चीज़ हमें टाइम पे चाहिए होता है वो टाइम पे मिले तो ही हमारे लिए उसका अवेलेबिलिटी है, नहीं तो अगर वो टाइम के बाद मिलता है तो उसका कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने। और ये लाइफ में पॉसिबल होता है, इसीलिए हर एक काम टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी मतलब मैंने सबको अच्छे से समझा दिया। तो बेसिकली ये डॉस अटैक क्या होता है, बेसिकली ये डॉस अटैक जो है डिनायल ऑफ सिस्टम सर्विस है, डिनायल ऑफ सर्विस डॉस अटैक होता है। तो ये डॉस अटैक अवेलेबिलिटी पे होता है। कैसे, मैं इसको भी समझाता हूँ कि मैंने बोला था ना कि समझो एक हैकर है, कोई एक हैकर है जो एक वेबसाइट को हैक किया, वो हैक करके उसने उस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेज रहा है। मतलब कि जैसे कि हम याद है, मैं इसको थोड़ा सा लेंदी में समझाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग अच्छे से समझो। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अपने क्लास 10 और 12 का। क्लास 10 में क्या होता था कि हम लोग को जब रिजल्ट देखना होता था तो हम लोग रिजल्ट देखने के लिए लॉगिन होते थे, तो बहुत टाइम लेता था। क्यों टाइम लेता था? क्योंकि एक वेबसाइट का उस पर कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो 1 मिनट में 5000 रिक्वेस्ट बस आ सकते हैं, उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं लेगा। तो एक हैकर है, उस हैकर ने क्या किया, उस हैकर ने वेबसाइट को हैक किया और इस पर 500 प्लस रिक्वेस्ट भेजे जा रहा है। हर 1 मिनट में 500 प्लस रिक्वेस्ट जा रहे हैं उस वेबसाइट पे। तो वो वेबसाइट फाइनली क्रैश हो जाएगा, समझे, फाइनली वो वेबसाइट क्रैश हो जाएगा और उसका अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, तो उस पर कोई टाइम से अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। तो इसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस मतलब सर्विस देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि किसी हैकर ने हैक करके उस पर मोर देन रिक्वेस्ट भेजे जा रहा है, उसके क्षमता से, जो वेबसाइट की क्षमता है उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज रहा है, जिसके कारण वेबसाइट क्रैश कर चुका है और उसमें कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो ये अटैक होता है DOS अटैक, जो अवेलेबिलिटी में होता है। समझ गए DOS अटैक क्या होता है? फाइनली तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा यार। तो ठीक है यार, मैं चाहता हूँ कि ये कोर्स थोड़ा स्लो चले, जैसे या फिर मतलब आप लोग कमेंट में बता दो कि कैसा लग रहा है आपको, ताकि मैं आपके अनुसार इस कोर्स को चेंज कर पाऊँ। और मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस कोर्स को अच्छे से देख पाओ। और मैं इसको फास्ट नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं बेसिक पे जा रहा हूँ, और अगर बेसिक में मैं फास्ट ले जाऊँगा तो आप लोग को आगे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग बेसिक से ही चलें और इस कोर्स को अच्छे से समझें। और ये कोर्स लिटरली में बहुत ज़्यादा आउटपुट आपके लाइफ में लेके आने वाला है, इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखना और अच्छे से फॉलो करना इस कोर्स को। और अभी थोड़ा सा एक और बात है कि अभी थोड़ा मेरा ये एडवांस नहीं है, मैं इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, और आगे देखेंगे, एडवांस करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को, अपने पूरे सिस्टम को। तो ठीक है, हम लोग आते हैं अपने कोर्स में और हम लोग पढ़ते हैं ऑथेंटिसिटी क्या होता है। मैंने पहला 3 टर्म तो बता दिया था, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये तीनों टर्म मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। ये 2 टर्म है, ये भी CI मॉडल के टर्म होते हैं, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। वही 3 मेन टर्म होते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या होता है? ऑथेंटिसिटी मतलब ये होता है कि ऑथेंटिकेट करना। मतलब इसको मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जब हम लोग अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं तो लैपटॉप में हमारे पासवर्ड मांगता है। अगर आप लोग पासवर्ड डाले होंगे तो लैपटॉप में हमें सबसे पहले अपना पासवर्ड या कोड डालना होता है, ताकि लैपटॉप हमें पहचान पाए कि हम वही यूजर हैं जो लैपटॉप को हमेशा एक्सेस करते हैं। तो उसको ऑथेंटिसिटी बोलते हैं। और लैपटॉप हमें ऑथेंटिकेट कर लेता है, मतलब हमें आइडेंटिफाई कर लेता है कि हम वही यूजर हैं और ये हमारा ही लैपटॉप है। तो ऑथेंटिसिटी मतलब समझ गए, आइडेंटिफाई करना विद द हेल्प ऑफ सम यूजर कोड या फिर पासवर्ड। नॉन रेपुटिएशन क्या होता है? नॉन रेपुटिएशन मतलब क्या होता है? नॉन रेपुटिएशन मतलब ये होता है गाइस कि समझो कि व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड को व्हाट्सअप पे मैसेज भेजा,
तो मेरे पे डबल टिक आ जाता है। जब मेरा फ्रेंड सिन कर लेगा तो उस पर ब्लू टिक आ जाएगा। तो जब ब्लू टिक आ जाते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोग का फ्रेंड ने मैसेज देख लिया है, और डबल टिक हम लोग कर देते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोग की तरफ से मैसेज चला गया है। तो इसमें क्या होगा कि मेरा फ्रेंड जो मैसेज देखा हुआ है वो बाद में अपने बातों से मुकर नहीं सकता है कि नहीं मैंने मैसेज नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लू टिक शो कर दिया था। इसका मतलब ये है कि मेरे फ्रेंड ने मैसेज देख लिया था, और डबल टिक मेरे तरफ से हुआ था, मतलब मैंने मैसेज भेज दिया था। मतलब कि मैंने इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली सेंड किया और रिसीवर ने इंफॉर्मेशन को सक्सेसफुली रिसीव किया। इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि किसी ने भी एक दूसरे को नहीं भेजा है। इसको कहते हैं नॉन रेपुटिएशन। ये हैकिंग में आगे काम आएगा। जब हम लोग आगे कुछ सिस्टम को हैक करेंगे तो इसमें ये काम आने वाला है। तो हम लोग एक और बात को डिस्कस कर लेते हैं कि मोटिव, गोल एंड मेथड ऑफ हैकिंग क्या होता है। देखो, बेसिकली मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि हैकिंग करने के लिए हमें हमारा सबसे पहले हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम लोग हैक क्यों करना चाहते हैं, ज़रूरत क्या है हैक करने की, हैक करने से क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा। हमें एक मोटिव हमें पता होना चाहिए अपने हैक करने का कि हम लोग को हैक क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद हमें मेथड पता होना चाहिए था कि किस मेथड से हैक करेंगे, और ये मेथड डिपेंड किस पे करेगा। ये मेथड डिपेंड करेगा वल्नरेबिलिटी पे। वल्नरेबिलिटी पे ये मेथड डिपेंड करेगा। अगर उस सर्विस में या फिर उस डिवाइस में कुछ कमियां हैं तो उस कमी के आधार पे हम लोग अपना एक हैकिंग का मेथड चूज करेंगे, और हमारे पास एक मोटिव होगा। ये तीनों टर्म मिलेंगे तो हम लोग एक सक्सेसफुल हैकिंग कर पाएंगे। समझ गए? और ये मेथड ऑफ हैकिंग मैं आगे बता दूंगा, अभी बनाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, फिर मिलते हैं।